मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th के अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भाग 1 देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो तब उसे संतुलित बजट कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो कैसे कम किया जा सकता है? कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, सरकारी व्यय में कटौती कर कर, सरकार द्वारा अपव्यय रोक कर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय में संपत्ति का पुनः वितरण करके। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? आयकर एवं उपहार कर, दोनों को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? उत्पाद शुल्क और बिक्री कर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं राजस्व व्यय। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर है तो आयकर और उपहार कर प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केनेसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केनेसियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में किस बिंदु पर होगा? तो किस बिंदु पर होगा? जब आई बराबर होगा एस के। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होती है? तो किसमें वृद्धि होती है? रोजगार, उत्पादन, आय और इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? प्रभावपूर्ण मांग पर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केन्स के सिद्धांत का संबंध है तो किससे है? प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर। इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो ब्याज का भुगतान सरकार का पूंजीगत व्यय है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है तो फ्रेंच शब्द बाउगेट से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अर्थशास्त्र में आय, रोजगार एवं उत्पादन में अंतर नहीं होता? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है? तो किसके अनुसार? जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? बजट प्राप्तियां। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियों के घटक हैं तो कौन है? कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, फेंच शब्द बाउगेट का अर्थ है तो क्या है? एक चमड़े का थैला या बटुआ या एक थैला। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो कौन सा है? स्फीतिकारी दबाव। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निवेश गुणक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? किन्स ने दी थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण है? तो कौन से कारण है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी। तो उपयुक्त सभी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? तो किस नाम से पुकारा है? अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? न्यून मांग की स्थिति में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है? तो कौन है? शून्य प्राथमिक घाटा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? सार्वजनिक व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विदेशी अनुदान। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है तो कौन शामिल है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बजट की अवधि क्या होती है? तो क्या होती है? वार्षिक होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है जहां ए डी बराबर ए एस हो? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो कौन से हैं? पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अब स्फीतिक अंतराल माप है तो किसका है? न्यून मांग की। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो कौन से कारण है? अब स्फीतिक दशाएं, स्फीतिक दशाएं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे एम किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1936 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महामंदी किस वर्ष आई? तो किस वर्ष आई? 1930 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन्स के गुणक को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? सीमांत बजट प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ए और बी। अगला प्रश्न है, विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है? तो कौन से रूप है? स्थिर विनिमय दर, लोचदार विनिमय दर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, साख संकुचन के लिए सांविधिक तरलता अनुपात को घटा दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न, मुद्रा गुणक बराबर होता है M/H। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओ स्फीतिक अंतराल की दशाएं मांग में तेजी से वृद्धि, पूर्ति में तेजी से वृद्धि, मांग और पूर्ति दोनों में बराबर, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण है अप स्फीतिक दशाएं, स्फीतिक दशाएं। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अब स्फीतिक अंतराल की स्थिति में कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है, कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है, अर्थव्यवस्था में मूल स्तर गिरता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, न्यून मांग की स्थिति से उबरने के लिए उपाय है? साख में वृद्धि, घाटे का बजट, निवेश को प्रोत्साहन, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? तो कौन नहीं है? सीमांत आवश्यकता। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस घाटा को सरकारी ऋण उगाही द्वारा पूरा किया जाता है? तो किस घाटा को? वित्तीय घाटा को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास की राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन निवेश और घिसावट के लिए राशि। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, अर्थव्यवस्था को संकुचन से बचाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? किन्स हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता कहलाता है राजस्व व्यय। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? उत्पादन शुल्क। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्फीतिक अंतराल माप है तो किसका है? अतिरिक्त मांग की। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है, सीमांत उपभाग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बजट प्रवृत्ति बराबर 1। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति में शामिल है सार्वजनिक व्यय, कर, घाटे की वित्त व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारण है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करों में कमी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है? तो कौन सा है? बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना, नगद कोष अनुपात में वृद्धि, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कारक लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? निजी आय। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NNP MP बराबर होता है, किसके बराबर होता है? GNP MP माइनस घिसावट व्यय। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समष्टि उपकरण है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समष्टि आर्थिक चर प्रमुख है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बजट और विनियोग, समग्र मांग। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो कौन सी उपयोगिता है? सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास। ऑप्शन बी है वैयक्तिक इकाइयों की अवहेलना। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा था? सुलज ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, ऑप्शन बी है समष्टि आर्थिक चर, ऑप्शन सी है समष्टि उपकरण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, चार क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? परिवार, सरकार, फर्म, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, परिवार फर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, मुद्रा का परिमाप, ऑप्शन सी है धन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन से हैं? तो कौन सा है? घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, दिशाओं का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? संकुचनात्मक प्रभाव। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक है अंतःक्षेपण बराबर रिसाव। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है, जिनमें मूल्यह्रास सम्मिलित रहता है, कहलाता है जीएनपी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, जीएनपी एमपी बराबर है, किसके बराबर है? जीडीपी प्लस विदेशियों से शुद्ध साधन आय। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या सत्य है? तो सत्य क्या है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न, विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है धनात्मक ऋणात्मक दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट या पूंजी उपभोग है, क्या है? एनएनपी एमपी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है व्यष्टि अर्थशास्त्र से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं? टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं? साबुन, पेस्ट, सब्जी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन स्टॉक का उदाहरण है? पूंजी, मुद्रा की मात्रा, एक टैंक में जल। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है? गति, नदी का जल, पूंजी निर्माण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, स्टॉक का संबंध है तो किससे है? समय बिंदु, किसी निश्चित समय। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रवाह का संबंध होता है तो किससे होता है? समय काल से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? तो क्या है? स्टॉक। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की आय क्या है? तो आय क्या है? प्रवाह। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टॉक एक अवधारणा है स्थैतिक। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रवाह के प्रमुख उदाहरण है उपभोग, निवेश, आय, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, घिसावट व्यय के प्रमुख घटक हैं सामान्य टूट फूट, अप्रचलन, मशीनों की आकस्मिक हानि, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी।
प्रश्न है, व्यक्तिगत आय की गणना में घटाई जाने वाली मदें कौन से हैं? तो कौन से हैं? निगम आयकर, निगमों का अवितरित लाभ, सामाजिक सुरक्षा कटौतियां, ऑप्शन डी है और इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है, वह कौन विधि कहलाती है? तो कौन सी विधि कहलाती है? ऑप्शन ए है उत्पादन विधि, ऑप्शन बी है मूल्य वृद्धि विधि, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उत्पादन विधि और मूल्य वृद्धि विधि। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? भूमि, जल, वन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, गौण क्षेत्र अथवा द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल किया जाता है? तो गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? बैंक, बीमा, संचार, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है तो किससे जाना जाता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? निर्मित क्षेत्र से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है दोहरी गणना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ, व्यक्त लागत, उपयुक्त लागत, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? हस्तांतरण भुगतान, शेयर और बांड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त आय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जीएनपी, अपस्फीति कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।